जनाब, एवोल्यूशन शुरू करते हैं। हु सेंट अ मैसेज? ओके। अच्छा जी, एवोल्यूशन के हवाले से आप लोगों से मोस्टली आप लोग जाहिर है अच्छे खासे जो हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ें जो है वो मैं अब आप लोगों से शेयर करूंगा, बट नॉट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इतने भी छोटे लेवल से हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एवोल्यूशन के हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चले लेट्स डिस्कस समथिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एवोल्यूशन के हवाले से, जो आपको लगता है कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में वो प्रॉब्लम आ सकता है, वो क्या है? सर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है ना कि ह्यूमंस जो है वो बंदरों से बने हैं। हाँ जी, अब ये बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के फौरन बाद हमारे जहनों में क्या आता है? हमारे जहनों में ये आता है कि ह्यूमन बंदरों से बने। अब ह्यूमन और मॉडर्न चिंपैंजी या मॉडर्न मोंकीज, उनके हवाले से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इंसान बंदरों से बना है तो फिर बंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहली बात ये है कि जी सुमेरा, सर वो सारे खत्म तो नहीं हो गए इस तरह से, तो हम बैक्टीरिया से जैसे ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी एवोल्यूशन हुई, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म मतलब रहते तो है ना, सरवाइव करते हैं। पीछे वाले ऑर्गेनिज्म खत्म तो नहीं हो जाते, कुछ में बहुत मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा जवाब है आपका। बिल्कुल, आपने एक पर्सपेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल ठीक बता दिया। लेकिन इंसान किसी सूरत भी मॉडर्न चिंपैंजी और मॉडर्न मॉन्की से इवॉल्व नहीं हुआ। जिस ऑर्गेनिज्म से इंसान इवॉल्व हुआ है उसको अगर हम मॉन्की का नाम देते हैं तो वो एक अलग बात है। जिस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, ऑलमोस्ट लेटेस्ट जो फॉसिल मिला है वो 2 लाख ईयर्स अगो का मिला है कि ह्यूमन उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन हम उसको जो मर्जी नाम दें, हम उसको जो मर्जी नाम दें, लेकिन वो मॉडर्न चिंपैंजी या मॉडर्न मॉन्की नहीं था। ये एक बड़ी ही क्लियर कट बात अपने जहनों में रख लीजिए। मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म को अपने तई, अपने कल्चर के मुताबिक हम उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो शेर कह लें, जराफा कह लें, चीता कह लें, जो मर्जी कह लें, हिरन कह लें, गाय भैंस कह लें, भेड़िया कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन कम से कम वो मॉडर्न चिंपैंजी या मॉडर्न मॉन्की नहीं था। इवन मॉडर्न चिंपैंजी और मॉडर्न मॉन्की खुद उसी ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं जो ऑर्गेनिज्म साइंस कहती है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख साल पहले जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। वो अब के तमाम प्राइमेट्स का एंसेस्टर है, या कम से कम अब के तमाम 2 पैरों पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर। वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, इट वाज नाइदर अ ह्यूमन नॉर ए मंकी। अगर आप एक बुक पढ़ें, और आप में से बहुत से लोग उस बुक से गुजरे होंगे, बुक है एस एस अली, सैयद साबिर अली, इनकी बुक है। तो उसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसको एंसेस्टर बताया गया है, अगरचे वो इंफॉर्मेशन भी पुरानी है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एंटायरली करेक्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप उस बुक को देखते हैं तो उसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसके साथ जो वर्ड लगाया गया है उनमें से एक वर्ड भी ना तो चिंपैंजी की मॉडर्न जीनस से ताल्लुक रखता है, ना ह्यूमन की मॉडर्न जीनस से ताल्लुक रखता है। ह्यूमन की जीनस है होमो, जबकि चिंपैंजी की जीनस है पैन, PAN, पैन ट्रोग्लोडाइट पूरा नाम है चिंपैंजी का, और होमोसेपियन ऑब्वियसली ह्यूमन का नाम है। तो वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी जिसकी SS अली की बुक में रेफरेंस दिया हुआ है, विच आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज एन ओल्ड इंफॉर्मेशन। According to new information, there are older organisms existing in the human lineage than that particular mentioned by SS अली, ठीक है। तो यहां से अब एक और बात हमारे जहनों में आ जानी चाहिए कि ये जो नुक्ता है इसको तो जहन से निकाल दीजिए। क्या
कि किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन और मॉडर्न चिंपैंजी इस लिहाज से रिलेटेड है कि मॉडर्न चिंपैंजी का डिसेंडेंट ह्यूमन है। गलत। इस चीज को आप सबसे पहले तो इग्नोर कर दीजिए। दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन एंसेस्टर्स में जो हमें बात मिलती है, उस हवाले से एक चीज जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अंदाजा भी है, वो है फाइलोजेनेटिक ट्री। और जिनको नहीं अंदाजा, इंशाल्लाह जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फाइलोजेनेटिक ट्री ऑर्गेनिज्म को एंसेस्टर्स से के अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज करता है। ठीक है, इस फाइलोजेनेटिक ट्री के मुताबिक ह्यूमन और चिंपैंजी जो हैं वो एक लिनिएज की दो कड़ियां हैं, और ये दो ऐसे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन बी टोल्ड एज एवोल्यूशनरी कजन, यानी इनका एंसेस्टर सेम है, ये एक दूसरे के एंसेस्टर्स बिल्कुल भी नहीं हैं। यहां तक आकर जो है वो हमारी ये जो दो चीजें हैं ये खत्म हो जाती हैं कि नंबर वन, वो ऑर्गेनिज्म बंदर था या नहीं था, इससे बहस नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म था जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स का, मॉडर्न जो चिंपैंजीज हैं, मॉडर्न प्राइमेट्स हैं, उनका एंसेस्टर था जिससे वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, इट इज नेवर said by any scientist that the Homo sapien is originated from a monkey. You can say that it is originated by an organism like human or monkey. You can say it was like it was similar to both organisms. वो उसका एंसेस्टर था। ये एक बात जो है ये अब अपने जहनों से निकाल दीजिए। करंटली ऑर्गेनिजम्स में से कोई भी ह्यूमन का एंसेस्टर नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगली बात आती है और वो ये है कि चलें अभी तो आप मेरे से शेयर करें कि कौन सी वो चीज है कि जो आम बंदे को एवोल्यूशन समझने से रोक सकती है, या उसको एवोल्यूशन समझ नहीं आती, पॉसिबली एवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी उसको लगता नहीं है अकीदे के अलावा। मुझे पता मैंने आपको लिमिटाइज कर दिया, क्योंकि जो अकीदे के अलावा जो है बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है वो चीजें जो एवोल्यूशन को समझने से रोक सकती हैं। सर, और एक ये भी बात जो आपने पहले की है कि अगर मतलब हम इवॉल्व भी हुए हैं तो हमसे पहले वाले जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनको नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। ये एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है जो समझ नहीं आती कि वो जो एक पर्टिकुलर सवाल है कि जी वो अभी तक एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो सवाल ही गलत है, लेकिन चलिए फर्ज करें वो सवाल ठीक है। तो हमने ये नहीं कहा कि इस पूरी रूए अर्जी पर, इस पूरी जमीन पर सिर्फ एक जगह वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था जिससे ह्यूमन इवॉल्व हुए। हम ये कह रहे हैं कि वो उस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं और वो ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह मौजूद थे। अब अगर वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हुई है और वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन जो है उसने ह्यूमन को जो है वो जन्म दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट में किसी एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन का डिसेंडेंट में डेवलप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी तमाम एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन खत्म कर दी गई हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तमाम एग्जिस्ट कर सकती थी, लेकिन बाय द टाइम हम ये भी कहते हैं कि एवोल्यूशन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लास्ट बहुत बड़ी वॉर्स में से, एंशिएंट वॉर्स में से एक वॉर ऐसी भी है, एक नहीं बल्कि कई वॉर्स ऐसी भी हैं जो होमो सेपियन और निएंडरथैल्स के दरमियान में हुई, और उसके नतीजे में निएंडरथैल्स हारे थे बुरी तरह, क्योंकि ह्यूमन के पास जो कनिंग टेक्निक थी वो उसके आर्म्स की टेक्निक थी। निएंडरथैल्स पावरफुल बहुत थे, लेकिन जो ह्यूमंस थे, जो होमो सेपियंस थे, उनके पास जो आर्म टेक्निक्स थी वो इतनी पावरफुल थी कि जिसकी वजह से निएंडरथैल कुड नॉट कॉन्कर द होमो सेपियंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डिसेंडेंट में तो उस जैसे बाकी कंप्लीटली तबाह कर दिए जाएंगे। नहीं, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं जी। लेकिन सर मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि निएंडरथल ज्यादा मस्कुलर थे होमो सेपियंस से। मस्कुलर यकीनन हो सकते हैं बेटा। सर कॉग्निटिव स्किल्स की वजह से
जो निएंडरथल्स थे वो हारे थे आई थिंक। आपने वही मेरी बात को ही जस्टिफाई किया है। कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? कॉग्निटिव स्किल्स है फास्ट लर्निंग, थिंकिंग। तो होमोसेपियन जो है वो कॉग्निटिवली ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। तो ये, और उस कॉग्निटिव स्किल्स में तरक्की आती है ना। बेसिकली ह्यूमन ने क्यों तरक्की की है? कख नहीं है ह्यूमन के पास अगेंस्ट एनिमल्स। आजकल के किसी ऑर्गेनिज्म, आप इस हिस्से को निकाल दें, छोड़ दें, ब्रेन को निकाल दें, कोई एक ऑर्गन बता दें जिससे ज्यादा कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म पावरफुल नहीं है। कुछ नहीं है हमारे पास सिवाय उस कॉग्निटिव एबिलिटी, और वही उस वक्त भी काम आई थी। तो अब ये एक और चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिसके हवाले से आप लोगों को कभी शायद जहन में ना आया हो, आप में से इल्ला ये कि मैंने आप लोगों में से कुछ को शायद बता दिया हो। वो चीज क्या है? वो चीज है डीप टाइम। डीप टाइम ये वो चीज है जो हम कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब जब तक आपको डीप टाइम का अंदाजा नहीं होता ना, यू कैन नॉट से दैट एवोल्यूशन कैन बी करेक्ट। डीप टाइम क्या चीज है? डीप टाइम बेटा ये है कि जो बिग बैंग है वो हुआ 4.5, सॉरी, बिग बैंग हुआ 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, BYA, बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ की फॉर्मेशन होती है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और पहला सेल जो साइंटिस्ट को कुछ तराशों से पता लगता है वो है कि लाइफ ओरिजिनेट होती है, लाइफ ओरिजिनेटेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो या 3.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब जरा एक एक करके ओपन करते हैं हम बेटा। 3.6 बिलियन, इस 3.6 बिलियन में से 1 बिलियन निकाल लें बेटा। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? सॉरी, 1000 मिलियन होते हैं, 100 मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। सर 1000। 1000 मिलियन। इस 1000 मिलियन में से 1 मिलियन निकाल लीजिए। 1 मिलियन होता है 10 लाख। इस 10 लाख में से 1 लाख निकाल लीजिए। 1 लाख में होते हैं 100,000, 100,000, ठीक। इसमें से 1000 निकाल लीजिए। 1000 में होते हैं 10 हंड्रेड्स, सॉरी 10,000 लिख दिया, 10 हंड्रेड्स। 100 निकाल लीजिए, इसमें 10 टेंस होते हैं। 1 10 निकाल लीजिए, उसमें 10 1 ईयर्स होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका डीप टाइम। ह्यूमन की नेचुरल एज क्या है बेटा? ह्यूमन की नेचुरल एज है 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 130 साल, 40, 150 कर लें। उन 150 साल में क्या ह्यूमन ये टाइम इमेजिन कर सकता है? बेटा आपका जो 1 साल होता है ना, अगर इससे मजीद आगे बात की जाए, 1 साल जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। अब ह्यूमन जो है उसकी तो इंतहा ये है कि उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए उन 365 डेज को भी जो है वो 12 मंथ्स में, और उन 12 मंथ्स को जो है वो उसने डिवाइड किया हुआ है ऑलमोस्ट 30 डेज में। उन 30 डेज में से हर डे को उसने 30 डेज को उसने 7 वीक्स में ऑलमोस्ट 4 वीक्स में डिवाइड किया हुआ है। और 4 वीक्स में से भी उसने जो है वो एक वीक को कितने दिए हैं? 1 वीक को 7 डेज दिए हैं। और 7 डेज में से हर डे को उसने कितने घंटे दिए? 24 घंटे।
और 24 घंटे में से हर घंटा कितने का है? 60 मिनट का। और 60 मिनट में से 1 मिनट कितने का है? 60 सेकंड का। ह्यूमन ने अपने टाइम को इतना शॉर्ट कर लिया है कि हमारी इमेजिनेशन में 100 साल भी आमतौर पे नहीं आते। 100 छोड़ दे, 1000 साल भी हमारी इमेजिनेशन में नहीं आते। उसको भी छोड़ दे, हम कहते हैं हमारे पास हमारी जो हिस्ट्री है, बड़ी ताबनाक हिस्ट्री, बड़ी ब्राइट हिस्ट्री, वो 1400 ईयर्स एंड काउंटिंग है, स्टिल काउंटिंग है। उससे भी पीछे चले जाएं, हम कहते हैं कि जी हजरत ईसा के हवाले से जो साल हैं वो कौन से हैं? आज है 2021 साल हो गए हजरत ईसा को आफ्टर क्राइस्ट। उसको भी छोड़ दें, हमारे पास वो हिस्ट्री भी मौजूद है जो बिफोर क्राइस्ट की है, जिसमें हमारे पास एरिस्टोटल भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो अफलातून भी आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो है वो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है। हमारे पास एंशियंट रोमन हिस्ट्री भी मौजूद है बिफोर क्राइस्ट की, वो सब कुछ मौजूद है, कितने साल पुरानी। एक टाइम आता है जब आपकी हिस्ट्री को ब्लॉक लग जाता है। ये वो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन, आम बंदा कभी एवोल्यूशन नहीं समझ सकता। ये वो एक वाहिद रीजन है। बाकी सब कुछ आप उसको समझा देंगे कि भाई वो बंदर नहीं था, चले वो बंदर ही था लेकिन वो आज वाला बंदर नहीं था। फिर आज वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं, आज वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे खत्म हो गए, ह्यूमन क्यों नहीं बन गए, ये रीजन भी आपने दे दी। लेकिन सबसे बड़ी रीजन ये है, अभी मैंने कितना बताया आपको, जरा एक दफा वापस आइए। अभी मैंने आपको बताया 1 बिलियन साल का, कितने हैं? 3.6 बिलियन ईयर्स। और ये जो 3.6 बिलियन ईयर्स हैं, इनमें एक चीज जिसको बहुत ज्यादा कहा जाता है जेनेटिक म्यूटेशन एंड ऑल्ट्रेशन, वो चीज बहुत ज्यादा काउंट करती है। तो ये जो आपके पास सारा डीप टाइम मौजूद है, दिस इज द की टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आपको ये अंदाजा हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको जेनेटिक म्यूटेशन का भी पता है, फेवर ऑफ द नेचर का भी पता है, तो इस लिहाज से तभी आप समझ सकते हैं कि ये जो एवोल्यूशन है, इसमें इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ह्यूमन फॉल्ट है वो क्या है। सवाल ही पैदा होता है कि एवोल्यूशन ठीक है। मैं आपका सवाल लेता हूँ बेटा, 1 मिनट। मैं ना जरा एक बात, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कल ये बात भूल जानी है, 3 दफा लेक्चर के दौरान मैं ये बात भूला हूँ, इसलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई एवोल्यूशनरी थ्योरी। हमारे पास एवोल्यूशनरी थ्योरी के अलावा और कोई बात नहीं है। बेटा देखिए, हम इस वक्त साइंस पढ़ रहे हैं, लिहाजा लेट्स टॉक स्ट्रेट विद साइंस। देखिए, साइंस का काम है चीजों की एक्सप्लेनेशन देना अकॉर्डिंग टू इट्स मेथड। वो जो भी मेथड वो इख्तियार करती है उसके अकॉर्डिंगली चीजों की एक्सप्लेनेशन देती है। उन एक्सप्लेनेशन का एक तरीकाकार होता है, उन तमाम तरीकों के मुताबिक, उन तमाम तरीकों को फॉलो करते हुए अभी तक की जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी में मौजूद है। याद रखिए, साइंस कुछ चीजों को मानते हुए उनकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है। जैसे ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सप्लेन करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। साइंस ये कहती है कि एवोल्यूशन इज अ फैक्ट लाइक ए ग्रेविटी। हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के तरीकाकार में साइंस ये नहीं कहती कि हमारा तरीका या हमारी एक्सप्लेनेशन आखिरी है। ये बात ठीक है कि साइंस कहती है कि साइंस में कोई बात हरफ आखिर नहीं है, एवरीथिंग इज डिनायबल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फैक्ट समझ के उनके ऊपर वर्किंग की जाती है। जैसे ग्रेविटी है, उसको एक्सप्लेन करने के कुछ तरीके गलत हैं, कुछ तरीके सही हैं। जो गलत है उनको हम इग्नोर करते आए हैं, उनको हम रॉन्ग प्रूव करते आए हैं। जो सही हैं हम उनको भी रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश में मजीद पुख्ता कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इज अ फैक्ट लाइक ग्रेविटी। उसको एक्सप्लेन करने के तरीकेकार उनमें गलती हो सकती है। अब वो चाहे डार्विन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको एक्सप्लेन करने में गलती हो सकती है। जी बेटा, अब आपके सवाल।